हमने डिस्कस किया था फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटीज और प्रोसेस पैटर्न्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस डिस्कस की थी। मतलब जनरल एक आइडिया हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस का क्या रोल है और प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है और किस तरह से हम अपने काम को डिवाइड करके लेके चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जेनेरिक एक्टिविटीज तो हमने तमाम प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर, बट उनकी जो इंटरनल डिटेल होती है ना, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है और किस सीक्वेंस में हमने एक्टिविटीज को अप्लाई करना है वो सीक्वेंस में डिफरेंट हो सकता है। सीक्वेंस डिफरेंट होगा, उनकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगी, तो वह एक नया प्रोसेस बन जाएगा। हम देखेंगे कि देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिनको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट टाइप, अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे, इनको ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। दो तरह की आपको अप्रोचेस नजर आएंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि अभी हम स्टार्ट में जा रहे हैं, एक अजाइल अप्रोच है जो कि इस बाद हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के बाद अजाइल अप्रोच डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और एक को अजाइल अप्रोच कहते हैं जो कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हमने पहले भी देखा है कि प्रोसेस क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अ गुड प्रोडक्ट इज नोन बाय इट्स प्रोसेस। आपका प्रोसेस जितना क्वालिटी प्रोसेस होगा, आपकी प्रोडक्ट भी उतनी ही क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। अब जनरली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपको सेट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ सेट ऑफ स्टेप्स बल्कि प्रिडिक्टेबल स्टेप्स। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इन एडवांस जान सकते हैं कि इससे अगला काम आपको क्या करना है, करंटली आप किस स्टेटस पे हैं और इसके बाद आपको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करें, वो आपको प्रोसेस बताता है। एक्चुअली प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्यों डिफाइन किए जाते हैं? टू ऑर्गेनाइज द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल by defining activities involved in the production, order of the activities and their relationship। दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि आपने अपने काम को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, और सेकेंडली कि उन एक्टिविटीज का ऑर्डर क्या होगा। ये चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इन अ प्रोसेस कि व्हाट विल बी द एक्टिविटीज एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज एंड देयर रिलेशनशिप। The goal of the software process is to make the process standardization, predictability, productivity, high quality software, so that we can complete our work within time and within budget। ये हमारा जो है ना मेन गोल होता है किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने का, कि हम चाहते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड हम कहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड ना हम स्टैंडर्ड को एसोसिएट कर देते हैं, हम कहते हैं ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम वे में एप्लीकेबल होता है, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे यूनिट है, ठीक है, जैसे यूनिट है, जिस वो वेट से रिलेटेड यूनिट कुछ और है, हाइट से रिलेटेड यूनिट कुछ और है, स्टैंडर्ड है ना। जैसे वेट हमेशा केजी में या पाउंड्स में जो है वो मेजर होता है। जैसे हम जो हाइट है वो फीट के इंचेस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं। तो ये यूनिट है, जैसे यूनिट है किसी भी चीज का हम डिफाइन करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है। तो प्रोसेस हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है। हाउ हाउ प्रोसेस प्रोवाइड अस द स्टैंडर्डाइजेशन, कि अगर एक बंदे ने एक प्रोसेस को फॉलो किया है और एक प्रोडक्ट डेवलप की है, और नेक्स्ट कोई भी पर्सन उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनाता है, तो उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। ये होती है स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रोसेस आपको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट कि ईच टाइम आप उसको अप्लाई करें तो आपको सेम रिजल्ट्स मिले।
तो ये चीज हमें प्रोसेस के थ्रू अचीव होती है अगर हम किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हम इन एडवांस जो है वो अपने स्टेटस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम करंटली किस स्टेप में हैं और उसके बाद हमने किस स्टेप को फॉलो करना है। और डेफिनेटली जब हम चीजें डिफाइन कर देते हैं और ईच टाइम उसको वैसे ही एज इट इज फॉलो करते हैं जैसे वो डिफाइंड है, तो हमारे काम में क्वालिटी भी आती है और हमारा काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट होता है और हमें जो बजट डिसाइड होता है विद इन दैट बजट हम अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये रीजन है कि वी नीड प्रोसेस टू फॉलो व्हाइल वी आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। हमें किसी काम को किसी प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है जो ना सिर्फ हमें हमारे स्टेप्स बताए कि हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, बल्कि उन स्टेप्स का सीक्वेंस भी बताए ताकि हमारे काम के अंदर क्वालिटी आए। Why the models are needed? Before introducing the process model, जो ये traditional process model है, इनके यूज से पहले की कंडीशन जो है वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। The symptoms of inadequacy and software crisis. Due to these reasons, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि काम की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। क्या क्राइसिस का सामना करना पड़ा था? स्केड्यूल टाइम एंड कॉस्ट एक्सीडेड, मतलब आप हैप्पीजेंटली काम कर रहे हैं या आप विदाउट नोइंग दी लेटर स्टेजेस आप काम कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप विदाउट प्लानिंग काम कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि आप जो का काम डिले हो जाए या आपको अंदाजा ना हो कि आपका कितना उसके ऊपर एक्सपेंस लगेगा, आपकी कॉस्ट लगेगी। Due to the over scheduling and over budgeting, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो अचीव नहीं हो पाती जो कि रिक्वायर्ड थी। यूजर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, क्वालिटी पुअर थी। तो इन रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ऑलरेडी, और इनको जैसे हमने कहा ना, हर मॉडल जो है उसकी हर एक्टिविटी एक्शन टास्क द प्रूवन सॉल्यूशन कि ऑलरेडी वो प्रूव करके जो है वो देखा जा चुका है कि अगर हम इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे तो हम सेम वे में रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम वे में हो। तो इस वजह से जो है प्रोसेस मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि हम इन क्राइसिस को ओवरकम कर सकें, हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फेस की जा रही थी। प्रोजेक्ट्स जो है वो ओवर स्केड्यूल्ड हो रहे थे, ओवर बजट हो रहे थे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी होने ना होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन फीचर वो रिक्वायर कर रहा है या जो वो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट वो रिक्वायर कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो रही। एंड बाय पुअर क्वालिटी मींस कि कस्टमर की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। अब क्वालिटी का मतलब हर एक के लिए सेम नहीं है, क्वालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक प्रोडक्ट अगर मेरे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है जरूरी नहीं तो आपके लिए भी क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर टू कस्टमर क्वालिटी वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? ठीक है, जो प्रोडक्ट मेरी तमाम नीड्स को फुलफिल करेगी मेरे लिए वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अगर वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इट मींस वो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी की पेड डेफिनेशन नहीं है कि आप किसी को जो है वो कह नहीं सकते हो कि ये प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वालिटी कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि हर कस्टमर की नीड्स डिफरेंट है। तो हर वो प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड्स फुलफिल करेगी वो उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो क्योंकि हम चीजें प्लान करके नहीं चल रहे थे, हम जो है वो डिवाइड करके काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था कि क्या क्राइसिस के प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट हो रहे थे, ओवर स्केड्यूल्ड हो रहे थे, एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं हो रहे थे, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन रहे थे। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर बना सके और क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक प्रोसेस के दो व्यू हो सकते हैं। फर्स्ट वन व्यू इज प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स और सेकंड व्यू इज प्रोसेस एज अ व्हाइट बॉक्स। एक व्यू प्रोसेस का ये हो सकता है जिसमें आप स्टार्टिंग में यूजर से रिक्वायरमेंट्स लें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्ली स्टेजेस में हम यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हैं ना वो अनसर्टन होती हैं। अनसर्टन मींस के उनके चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस में हम प्रोसीड करेंगे उन
रिक्वायरमेंट्स के चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। रिक्वायरमेंट की कंप्लीटनेस पे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हो तो हम कह सकते हैं एक रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। तो रिक्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी, रिक्वायरमेंट की इनकम्प्लीटनेस, ठीक है, जो कि वेरी फर्स्ट स्टेज जिसमें डेवलपमेंट टीम को सामना करना पड़ता है कि शुरू में रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। अगर हम वो आधी अधूरी रिक्वायरमेंट्स, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स या अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स से काम स्टार्ट करते हैं और कस्टमर को जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो हिडन रखते हैं, और जब हम उन अनसर्टेन रिक्वायरमेंट और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप उसकी क्या क्वालिटी जो है वो ज्यूम कर सकते हो कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। डेफिनेटली वो यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, वो क्वालिटी नहीं होगी जो क्वालिटी यूजर चाह रहा होगा। तो प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि हम इनिशियली कस्टमर को इन्वॉल्व करें, रिक्वायरमेंट सेट जो है वो लें, उसके ऊपर काम स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है वो हम प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दें उसको, और उसकी क्वालिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। Recording stopped. मिस्टर बिलाल सत्तार, आपने अनम्यूट क्यों किया भाई? थोड़ा ख्याल करिए ना, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है फॉर डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट को हमने हैंड ओवर करना होता है, तो इसलिए अननेसेसरी जो बातें हैं ना उसको अवॉइड किया करें। और अगर आपने क्वेश्चन करना भी होता है ड्यूरिंग लेक्चर तो जस्ट रेज योर हैंड्स। मैं उसको म्यूट करके और सॉरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके पॉज करके आपकी बात सुन सकती हूँ। जस्ट रेज योर हैंड्स। तो मैंने आपको अलाउ किया हुआ है अनम्यूट करना सिर्फ इस वजह से ताकि आप मुझसे इजीली कम्युनिकेट कर सकें। तो इसलिए आपको ख्याल रखना होगा कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो आप अवॉइड है कि Recording stopped. कस्टमर बेटा ये जरा डोर क्लोज। हम काम को हिडन रख रहे हैं यूजर के साथ। मतलब दो तरह से हम प्रोसेस को लेके चल सकते हैं, या तो ये कि हम जो कर रहे हैं वो हम यूजर को ना बताएं, हम जस्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट उनसे लें, उसके बाद हम अपना काम करें, काम करने के बाद हम जो है तो यूजर को प्रोडक्ट हैंड ओवर करें। मतलब फॉलो हम प्रोसेस ही कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं, बट हमने उसमें कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं किया, और एट द एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने अनसर्टन इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट से काम स्टार्ट। दूसरा प्रोसेस का व्यू है प्रोसेस एज अ वाइट बॉक्स। प्रोसेस एज अ वाइट बॉक्स मीन्स कि हम कुछ भी हिडन नहीं रखें, हम ट्रांसपेरेंट रखें प्रोसेस को। ट्रांसपेरेंट रखने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं कस्टमर को उससे रिलेटेड हम अवेयर रखें, उससे कंटिन्यूसली फीडबैक लें, ताकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी जो है वो बरकरार है। आप देख सकते हैं जहां पर हमने इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स अगर काम स्टार्ट किया प्रोसेस एज अ वाइट बॉक्स में, तो हमने कुछ पोर्शन पे काम किया, आफ्टर दैट हमने कस्टमर से फीडबैक लिया कि आया कि जितना काम हमने किया है क्या वो करेक्ट किया है। अगर इतने काम करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आई होगी तो ड्यूरिंग फीडबैक वो रिकवर हो जाएगी ना, वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या काम मिस कर दिया, क्या डेफिशिएंसी रह गई है इसमें, और उसके बाद जो है वो हम अपना काम स्टार्ट करें। तो आफ्टर सम इंटरवल और आफ्टर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज हम कस्टमर से ग्रेजुअली फीडबैक लेते हैं। ये हमारे प्रोसेस की क्वालिटी और एज वेल एज हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को तो सिंपली हमने डिफाइन कर दिया कि प्रोसेस क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, और जो हमें प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमने उनको फॉलो करना है, एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करवा सकते हैं। बट स्टिल देयर इज अ नीड कि हम प्रोसेस को व्हाइट बॉक्स रखते हैं या ब्लैक बॉक्स रखते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने। प्रोसेस इज अ व्हाइट बॉक्स मींस कि हम कंटिन्यू फीडबैक दे रहा है, और आफ्टर सम फीडबैक वो हम उससे जो है जो प्रोडक्ट मिल रही है, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम अपने काम को इम्प्रूव करें, तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वेरी फर्स्ट ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल है जी वाटरफॉल मॉडल, जिसकी आप देख सकते हैं इसमें वही 5 जेनेरिक एक्टिविटीज हैं: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसकी इनर डिटेल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकती है।
मतलब ये कहीं भी फिक्स नहीं है कि आपने कम्युनिकेट, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन को प्रोजेक्ट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में डिवाइड किया, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने दो में डिवाइड करना है। प्लानिंग को एस्टिमेशन, स्केजुलिंग एंड ट्रैकिंग में डिवाइड किया गया है। मॉडलिंग को एनालिसिस एंड डिजाइन में डिवाइड किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन को कोडिंग एंड टेस्टिंग में, एंड डिप्लॉयमेंट को डिलीवरी एंड सपोर्ट में डिवाइड किया। तो ये चीजें फिक्स नहीं है, इन डिटेल फिक्स नहीं है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज हो सकती है। बट वाटरफॉल मॉडल में हमने ये जेनेरिक एक्टिविटीज सीक्वेंशियल फॉलो कर, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू पहले भी दिया था कि फॉर ईच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हमें ये काम करना ही करना है। ये 5 जेनेरिक एक्टिविटीज हमने फॉलो करनी है। हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उसको प्लान करना है, हमने डिजाइन करना है, फिर हम कोड राइट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। बट किसी में ये पैरेलल परफॉर्म होगी, किसी में आइटरेटिवली परफॉर्म होगी। वाटरफॉल मॉडल में ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी सीक्वेंशियल होती है, इसीलिए वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल बिकॉज इसमें हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटी को ट्रूली सीक्वेंशियल फॉलो करना। ट्रूली सीक्वेंशियल फॉलो करने का मतलब ये है कि जब तक एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी हम अगला टास्क स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब कि हम पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमने सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स एंड फंक्शंस जो है वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसको प्लान करना है, ठीक है। और एस्टिमेशन लगानी है, किसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, और रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करनी है, अपने प्रोजेक्ट को हमने कैसे कंट्रोल करना है। ये प्लान करने के बाद हम उसके ऊपर एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल बनाएंगे। जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका कोड लिखेंगे, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे और फिर हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। तो ट्रूली सीक्वेंशियल काम होता है जिसमें वाटरफॉल मॉडल में ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुली बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। तो एक फेज का फुली कंप्लीट होना जो है वो जरूरी है अगला फेज स्टार्ट होने से पहले। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज बेसिकली यूज फॉर द स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकली इतना सीक्वेंशियल तभी चल सकते हैं अगर हमें चीजें बहुत क्लियर हो। क्योंकि जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स इतनी क्लियर नहीं होती या क्रीपी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके फ्रीक्वेंटली चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी रिक्वायरमेंट फिक्स हैं या अनसर्टन नहीं है, उस तरह के प्रोजेक्ट को हम थ्रू वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक ऑलरेडी सॉफ्ट, जैसे हमने दो तरह की बात की, एक स्मॉल एंड लार्ज। या तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट हो या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसकी रिक्वायरमेंट फिक्स हो, क्लियर हो और उसमें कोई भी चेंज होने वाली बात ना हो, तो हम वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर है और आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आपने उस सॉफ्टवेयर में एक नया कंपोनेंट ऐड करना है। नया कंपोनेंट मींस कि चंद फंक्शंस पे मुश्तमिल एक नया कंपोनेंट, एक पार्ट ऐड करना है सॉफ्टवेयर का, उसको अपडेट करने के लिए। तो इन दैट केस आप उस नए कंपोनेंट को थ्रू वाटरफॉल मॉडल बना सकते हैं। मींस उन नए कंपोनेंट की फंक्शनैलिटीज आप अंडरस्टैंड करें, उनका डिजाइन बनाएं, उनका कोड राइट करें, उनको टेस्ट करें और उस सॉफ्टवेयर के साथ उसको एम्बेड करें। तो ये वेरी स्मॉल काम हो गया ना, जिसमें रिक्वायरमेंट के अनसर्टन होने के चांसेस कम है, रिक्वायरमेंट के चेंज होने के चांसेस कम है। तो वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए या वेरी लार्ज, अब वेरी लार्ज प्रोजेक्ट किस टाइप के हो सकती हैं, जैसे नासा के प्रोजेक्ट्स हैं। नासा प्रॉपर रिसर्च करने के बाद अपने काम को स्टार्ट करता है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जहां पर जो है वो रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, लेस क्रीपी होती है, उनके चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, नो अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह के प्रोजेक्ट को हम थ्रू वाटरफॉल मॉडल बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईच फेज, जैसे ही एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट होती है, हमारे पास कोई ना कोई वर्क प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उनके ऊपर रिव्यू परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि हम सिक्वेंशियल काम कर रहे हैं तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि एक फेज में किए हुए काम के जितने भी एरर्स हैं वो अगले फेज में ट्रांसफर ना हो। तो इसलिए रिव्यूज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट while you are following waterfall model. So at the end of each phase, review take place to determine if the project is on the right path and whether or not to continue or discard the project. मतलब हम जैसे रिक्वायरमेंट सेटअप ले रहे हैं, हमने एसआरएस बनाई है और एसआरएस कंप्लीट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का रिव्यू करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दी प्लानिंग, ठीक है। और प्लान करने के बाद बिफोर स्टार्टिंग दी डिजाइन हम प्लान का ओवरव्यू करेंगे। तो रिव्यू इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब भी आप सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करते हैं तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ड्रॉबैक भी है इसके, जैसे कि हम कहते हैं कि टेस्टिंग रिव्यू, वैसे तो टेस्टिंग कह लें कि क्वालिटी एश्योरेंस का एक तरीका है कि हम अपने काम को साथ साथ रिव्यू करें, उसमें जो एरर्स एंड फ्लॉज हैं या डेफिशिएंसीज हैं तो हम साथ साथ आइडेंटिफाई करें कि एक फेज की डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगले फेज में वो ट्रांसफर ना हो, वो पहले ही रिमूव हो जाए। लेकिन जब आप कोड बहुत लेट इसमें राइट किया जाता है, मतलब सारे काम करने के बाद, डिजाइन पूरा बनने के बाद, पूरे सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनने के बाद फिर हम वन बाय वन जो है वो कंपोनेंट का कोड राइट करना शुरू करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। तो टेस्टिंग इसमें लेट स्टार्ट होती है और इसमें फेजेस ओवरलैप नहीं होते। ओवरलैप मींस ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली जो है ना वो आगे पीछे मूव कर रहे हो, मतलब आप प्लान भी कर रहे हो तो फिर आप कम्युनिकेशन में जा रहे हो, कम्युनिकेशन भी कर रहे हो और आप डिजाइन भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है, इसमें आपको सिक्वेंशियली काम करना पड़ता है। एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे तो अगला काम आपका स्टार्ट होगा। ओके, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप वाटरफॉल मॉडल को अप्लाई करते हो। पहली प्रॉब्लम, कहते हैं कि रियलिटी में ऐसा जो है ना इतना सिक्वेंशियली अप्रोच को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल काम है ना। रियल प्रोजेक्ट्स रियली फॉलो दिस सिक्वेंशियल अप्रोच। कहीं ना कहीं आपको जो है वो आइट्रेशन लगानी पड़ती है, बट ये आइट्रेशन जो है ना वो इनफॉर्मल होती है, इनडायरेक्टली होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो कर रहे हो, अगर आप इनडायरेक्टली चेंजिंग करते भी हो तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आप सिक्वेंशियली काम कर रहे हो और इन केस इनडायरेक्टली अगर आप चेंजिंग कर भी रहे हो, आइट्रेशन इन्वॉल्व कर भी रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल Recording stopped. एक मिनट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर के लिए मुश्किल होता है कि वो शुरू में ही पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बता रहे चाहिए, इंटरफेस पे कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, किस फंक्शन हमसे वो सब कुछ नहीं बता सकती। रिक्वायरमेंट्स बताना कस्टमर के लिए भी डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेजेस में। तो जो कि वाटरफॉल मॉडल रिक्वायर कर रहा है कि आप हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आएगा तो हम अगला काम करेंगे। तो जो है वो जिसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट सेट शुरू में क्लियर नहीं होता। जितना आप लेटर स्टेज पे मूव करते जाएंगे, लेटर स्टेज में अगर एरर फाइंड आउट होंगे उतनी ज्यादा आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी, आप कोडिंग कर रहे हैं और उस वक्त आपको पता चला कि आपने एक रिक्वायरमेंट ही गलत डिफाइन कर दी। तो कितना टाइम आपने स्पेंड किया रिक्वायरमेंट को पहले लेने में, फिर रिक्वायरमेंट को प्लान करने में, फिर उसका डिजाइन बनाने में, फिर आपने कोडिंग स्टार्ट की, तो ये आपकी सारी मेहनत जो है ना वो वेस्ट में जाएगी। हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ टाइम एंड बजट। आपने रिसोर्सेस यूज किए इस काम को करने के लिए, आपने अपना टाइम लगाया इस काम को करने के लिए। तो इसलिए जितना लेटर स्टेज में आपको जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी उतना आपको ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फिर कस्टमर का पेशेंस मस्ट हैव पेशेंस, कस्टमर मस्ट हैव पेशेंस। क्यों? क्योंकि अभी उसको प्रोडक्ट तो देर से ही मिलेगी ना। जब सारे के सारे काम हो जाएंगे फिर आप उसको हैंड ओवर करोगे। तो वर्किंग वर्जन ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल द लेट इन द प्रोजेक्ट टाइम स्पैन। मतलब हमने सारे काम डिजाइन पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट करने के बाद हमने कोडिंग स्टार्ट करनी, फिर हमने उसकी टेस्टिंग करनी है और उसके बाद जाके कस्टमर को हमने हैंड ओवर करना है जो हमने बनाया है। तो कस्टमर के पास इनफ टाइम होना चाहिए, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। दो इसकी चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप वाटरफॉल मॉडल को
फॉलो कर रहे हो। एक ये कि रिक्वायरमेंट फिक्स हो, लेस चेंजिंग जो है वो उसमें उसके चेंज होने के चांसेस जो है वो लेस हो। सेकेंडली, कस्टमर के पास इनफ टाइम हो कि उसको बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर ना चाहिए हो, तो आप वाटरफॉल मॉडल अडॉप्ट कर सकते Recording हैं। क्वेश्चन stopped. क्लास stands for verification and validation. So this model is also called verification and validation model. V model, if we rely, according to V model, कहता है कि if we rely on testing alone, defects created first and detected last. कहता है कि अगर हम जैसे अभी ने प्रीवियस वाटरफॉल मॉडल में कहा, हम रिव्यू तो परफॉर्म करते हैं एट द एंड ऑफ ईच फेज, बट सॉफ्टवेयर कोड लिखने के बाद जो टेस्टिंग है ना वो बहुत देर से स्टार्ट होती है। कहते हैं कि अगर हम सिर्फ टेस्टिंग पे रिलाई करेंगे अकॉर्डिंग टू वी मॉडल, तो हमारे डिफेक्ट लेट जो है वो डिटेक्ट होंगे और जो है वो क्रिएट पहले होंगे लेकिन डिटेक्ट बाद में होंगे, बहुत लेट डिटेक्ट होंगे। अब ये जो वी मॉडल है ये वाटरफॉल मॉडल की ही फर्दर एक्सटेंशन। अभी जो हमने मॉडल पढ़ा है इसी की एक्सटेंशन है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसमें हमने जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं फॉलो तो इसमें सीक्वेंशियल ही करना है, बट फॉरमेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। डिफाइन कर प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था, तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, जिसको वी मॉडल भी कहते हैं, ये कहता है कि हम हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी के साथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वी मॉडल एक तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की वजह से कहा जाता है। सेकेंडली आप देख सकते हैं इसमें जो एक्टिविटीज मेंशन की हैं हमारे इस डायग्राम में, तो इन दी फॉर्म ऑफ वी मेंशन की है, वी अल्फाबेट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंगली मेंशन की। इस वी अल्फाबेट के जो लेफ्ट साइड है इसमें फ्रेमवर्क एक्टिविटीज मेंशन है, और ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी सीक्वेंशियल ही मेंशन है, जस्ट लाइक अभी हमने वाटरफॉल मॉडल में डिस्कस किया। ये लीनियर सीक्वेंशियल ही हम इसको फॉलो करते हैं, बट फॉर ईच एक्टिविटी, जस्ट अभी डायग्राम पे आप फोकस करें, फॉर ईच एक्टिविटी जो है हमारे पास टेस्टिंग क्राइटेरिया डिफाइंड है। हम यूजर की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे, उन यूजर रिक्वायरमेंट को हमने टेस्ट कैसे करना है, हम साथ ही उसका एक्सेप्टिंग टेस्टिंग क्राइटेरिया डिफाइन कर लेंगे। ऑल्दो टेस्टिंग जो है वो कोडिंग के बाद स्टार्ट होगी, बट हम रिक्वायरमेंट का टेस्टिंग क्राइटेरिया पहले से डिफाइन कर लेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जब हम रिक्वायरमेंट को टेस्ट केसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो उस टेस्ट केसेस की कन्वर्जन के दौरान रिक्वायरमेंट्स में जो भी डेफिशिएंसी होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमें उसी स्टेप्स पे क्लियर हो जाएंगी। फिर हम सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जैसे उन्हीं 5 को उसने जो है ना वो फर्दर डिवाइड किया। पहले यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर यूजर को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में डिवाइड किया, फिर हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन। ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं कि आप उनको 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी में रखना है, आप उनको सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हो। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टोटल कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं ये फिक्स नहीं होती, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उसको कितनी फ्रेमवर्क एक्टिविटी में डिवाइड करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर यूजर की रिक्वायरमेंट को 2 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने 2 में ही करना है। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते थे। तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स लेनी है तो उसका एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया, जब आप एसआरएस राइट कर लेंगे तो सिस्टम टेस्टिंग क्राइटेरिया आप डिफाइन करेंगे। फिर आप अब एक्सेप्टेंस जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, इसमें हम क्या होता है कि हम पहले से टेस्ट केस लिख लेते हैं, यूजर के सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन होना चाहिए, उस फंक्शन को हमने टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या इनपुट हमें चाहिए होगी, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये एक्सेप्टेंस जो है टेस्टिंग में राइट किया जाएगा। फिर हम एसआरएस जब हमारे पास कंप्लीट होगी तो हम सिस्टम टेस्टिंग क्राइटेरिया राइट करेंगे। सिस्टम में फिर हमारा हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है कि कंबाइनली हमने पूरे सिस्टम को जो है
वो किस तरह से टेस्ट करना है, उसका टेस्टिंग क्राइटेरिया हम रिक्वायरमेंट सेट कंप्लीट होने के फौरन बाद राइट कर लेते हैं। इसका हमें क्या फायदा होता है कि हमने जो काम कर लिया है, एसआरएस राइट कर ली है, उसकी वेरिफिकेशन साथ हो जाती है। उसको हम साथ साथ वैलिडेट कर रहे होते हैं कि आया कि जो हमने एसआरएस में राइट किया है वो बिल्कुल ठीक राइट किया है, क्योंकि जब हम उसकी टेस्टिंग क्राइटेरिया राइट करेंगे तो जो भी डेफिशिएंसीज होंगी, जो डिफेक्ट्स होंगे, वो हमारे सामने आ जाएंगे। देन हम उसको डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब डिजाइन भी आप अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं, वो डिटेल फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट लेवल डिजाइन बनाएंगे तो वो उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग की टाइप्स हैं। जो स्मॉलेस्ट मॉड्यूल होता है ना, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो डिटेल में हमने हर कंपोनेंट को सेपरेटली डिजाइन करना होता है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें एक क्लास जो है वो एक आपका यूनिट होगा, ठीक है। तो आप डिटेल डिजाइन में अपनी नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन करे हो, लेट्स सपोज, तो उन क्लासेस को आपने टेस्ट कैसे करना है वो आपने यूनिट टेस्टिंग में डिफाइन करना है। जब आप उन सारे कंपोनेंट्स को एक जगह इकट्ठा करोगे तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। उनको इकट्ठा करने के बाद आपने कैसे टेस्ट करना है वो आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लान में बनाना है। तो ये जो भी काम हम कर रहे हैं उसको टेस्ट कैसे करना है उसके प्लान साथ साथ बन रहे हैं। आल्दो ये प्लान स्टार्ट कब होने हैं, बना हम पहले रहे हैं, लेकिन जब हम अपने सॉफ्टवेयर को कोड स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच कहा है ना, कि हम अप्रोच तो हमारी सिक्वेंशियल है, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें साथ साथ टेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। तो कोड जब हम राइट करेंगे, हमने कोड लिखना शुरू किया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के कोड लिखते जाएंगे और वन बाय वन उन कंपोनेंट्स को टेस्ट करते जाएंगे। यूनिट टेस्टिंग जो हमने प्लान की थी एट द टाइम ऑफ डिटेल डिजाइन, कि हमने उसको कैसे टेस्ट करना है, क्या इनपुट देनी है उसमें, क्या वो आउटपुट देगा, क्या इंटरफेस होगा उसका, ये चीजें हमने पहले से प्लान की। और एक्चुअली अब हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आया कि जो हमने प्लान किया है हमने उसी के अकॉर्डिंगली कोड राइट किया और हमारा कोड वही आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और उसके बाद जो है वो हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी श्योर करवाएं। तो वी मॉडल को इसलिए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि हमने फॉर ईच स्टेप साथ साथ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्लानिंग करनी होती है। अभी ये सारी बातें जो मैंने आपको स्लाइड से पढ़ाई है, सॉरी इस डायग्राम से पढ़ाई है, इसी को हम इनको इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स देखेंगे। वी मॉडल को हम एक्सटेंशन ऑफ वाटर मॉडल कह सकते हैं। वी मॉडल प्रोवाइड अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग हाउ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्शंस आर अप्लाइड। जैसे मैंने उनको कहा कि हम हर स्टेप पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लानिंग करते हैं, तो वो हमें फैसिलिटेट करता है। लेफ्ट साइड भी जो है वो कन्वेंशनल वाटरफॉल मॉडल है, राइट साइड पे हमारी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज हैं, ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। Major purpose of acceptance testing is to validate and confirm the system meets the business requirement। अभी यहाँ पे ये इनकी बात करी है, इन टेस्टिंग टाइप्स की बात करी जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है कि हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर के फंक्शंस जो कि बन चुके होते हैं उनको वैलिडेट कर रहे होते हैं कि आया कि जो हमने प्लान किया था सॉफ्टवेयर हमें वही रिजल्ट दे रहा है। सिस्टम टेस्टिंग में हम हार्डवेयर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उस इन्वायरमेंट में जिसमें एक्चुअली यूजर ने उसको यूज करना है उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को रन करके देखते हैं। अच्छा, अब जब सारा सिस्टम बन जाता है तो फिर हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन को वैलिडेट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो किन किन सिचुएशंस में वी मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है। वी शेप मॉडल क्योंकि लीनियर सिक्वेंशियल है तो लिहाजा स्मॉल टू मीडियम साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हम वी मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज। अब इसमें एक चीज का होना जरूरी है कि हमारे पास एम्पल टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो। जैसे कि हमने कहा कि हमने हर चीज की प्लानिंग साथ साथ करनी है, तो टेक्निकल रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना, एक्सपर्ट बंदे भी तो होने चाहिए जो साथ साथ हमें प्लानिंग तैयार करके दे। तो एम्पल रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपके कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप जो है वो उन पे क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे और सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करते हुए आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे, तो आप वी मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के। Recording stopped. क्लास जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसमें एक ये है ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट्स क्या होती है? ब्लॉकिंग स्टेट्स वो होती हैं जहां पर एक बंदा जो है ना वो काम कर रहा है और दूसरा बंदा उसकी आउटपुट का वेट कर रहा है। जैसे डेवलपमेंट टीम में काम डिवाइडेड है ना, आपने रिक्वायरमेंट का काम अपनी डेवलपमेंट टीम के कुछ चंद बंदों को रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने का काम दिया हुआ है, वो एसआरएस बनाएंगे तो डिजाइन वाले अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो मीनवाइल
डिजाइन टीम वाले जो हैं, डिजाइन जो कह लेंगे मेंबर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब उनके पास SRS आएगी बनी हुई और उसके ऊपर वो अपने डिजाइन का काम स्टार्ट करेंगे। कोडिंग वाले वेट कर रहे हैं कि जब डिजाइन कंप्लीट होगा तो हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि किसी भी लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट टीम को फेस करना पड़ता है, कि ब्लॉकिंग स्टेट्स का सामना करना पड़ता है। अब यही टाइम जो वो वेटिंग में कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो टाइम जो है वो प्रोडक्टिव वर्क करने में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग स्टेट्स जो हैं वो किसी भी लीनियर सिक्वेंशियल प्रोसेस का एक मेजर इशू है जो कि फेस करना पड़ता है। और खासकर आजकल के दौर में जहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, इस तरह की सिचुएशन में फ्रिक्वेंटली फीचर्स एंड फंक्शंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो यहाँ इस तरह की एरा में लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि जो है वो रिक्वायरमेंट क्रीपी है, टेक्नोलॉजी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि फिक्स टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, जैसे हमने जो लेमन है उसके प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे, लॉज ऑफ चेंज, तो वहां पे हमने 3 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस की थी कि ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, उनको चेंज हो ही नहीं सकती ना, तो उनको आप लीनियरली सिक्वेंशियली डेवलप कर सकते हो, वो तो चेंज होनी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो, इसके ड्रॉबैक्स हैं तो हम इसको फॉलो ही क्यों करें, कर सकते हैं। जहां पर हमारे हमारे लिए इसको फॉलो करना आसान है, हम इसको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। जहां पे रिक्वायरमेंट फिक्स है, वो चेंज ही नहीं होनी, जैसे डिफाइंड है वैसे ही एज इट इज हमने फॉलो करनी है, तो वहां पे हम पहले एक काम करें, फिर अगला काम करें, फिर हम जो है वो उसको डेवलप करें, तो वहां पे हमारे लिए क्वाइट इजी टू फॉलो होगा लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच। Recording stopped. काफी है आज के लिए इतना। आप लोग तो बोलोगे नहीं और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गए। यस मैम, काफी है। तो मेहरबानी करके अब अगली क्लास में